श्रेया को फार्म हाउस बहुत ही पसंद आता है। वे रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, रुद्र जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरा दिखाने ले जाता है। वहीं संजना भी चारों तरफ फार्म हाउस को देख रही थी। वे फार्म हाउस दिखने में बेहद ही खूबसूरत था। नैना को भी वे फार्म हाउस बहुत ही पसंद आता है। तभी श्लोक उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोलता है, आपको अच्छा लगा क्या? नैना बोलती है, हाँ श्लोक, ये बहुत ही खूबसूरत है। श्लोक बोलता है, अगर ऐसी बात है और आपको ये इतना पसंद आया है तो मैं ऐसे ही फार्म हाउस आपके लिए भी बनवा दूंगा। नैना श्लोक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या सच में? श्लोक बोलता है, बिल्कुल नैना, आपको कुछ पसंद आए और वे मैं पूरा ना करूं, ये हो ही नहीं सकता। नैना उसकी बात सुनकर फिर से खो जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। वहीं शांत संजना के पास आकर उससे बोलता है, काश तुम मेरी होती तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे ही फार्म हाउस खरीदता। संजना शांत की बात सुनकर उसे घूरकर देखते हुए बोलती है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है मैं उतने में ही खुश हूँ। शान उसकी बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, ये बात बोलकर ना तुमने मेरा दिल फिर से जीत लिया। मुझे ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए, बल्कि तुम ही चाहिए जिसे पैसों का बिल्कुल भी लालच ना हो। तुम्हें पता है, आज से पहले मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी, पर दोनों को मुझसे ज़्यादा मेरे पैसे में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। पर तुम सच में बहुत ही अलग हो संजना। फिर ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, थैंक यू भगवान जी, मेरी लाइफ में इतनी अच्छी लड़की भेजने के लिए, वरना मैं तो सोचता था कि आपने श्रेया भाभी की बात अच्छी लड़की बनाना ही छोड़ दिया है, पर संजना को भेजकर आपने मेरी बात को गलत साबित कर दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी संजना हमेशा खुश रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। संजना शान की बात सुनकर उसकी तरफ खोई हुई नजरों से देखने लगी। शान की कही आखिरी लाइन सुनकर उसका दिल धड़कने लगा था। शान संजना की तरफ देखकर उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, बस संजना, मुझे ऐसे मत देखो, वरना कहीं तुम्हें भी मुझसे प्यार ना हो जाए। संजना उसके अचानक गले लगाने से अपने होश में वापस आती है और उसे धक्का देकर ऊपर चली जाती है। शान उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। शाम का समय, शाम को बाहर गार्डन में बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया गया था। शान, संजना, रुद्र, श्रेया और श्लोक नैना बाहर गार्डन में ही बैठे हुए थे। उनके सामने आग जल रहा था। बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और हल्की ठंड भी लग रही थी। रुद्र, शान और श्लोक अपने हाथों से डिनर बना रहे थे। आज घर की औरतों की छुट्टी थी, इसलिए उनके पति प्यार से उनके लिए डिनर बना रहे थे। डिनर बन जाने के बाद रुद्र प्लेट में डिनर निकालकर श्रेया के पास आकर बैठ जाता है। शान भी 2 प्लेट में अपने और संजना के लिए डिनर निकालता है। वहीं श्लोक भी अपने और नैना के लिए एक प्लेट में डिनर निकालकर उसके पास आकर बैठ जाता है। संजना बार बार अमित को कॉल कर रही थी, पर अमित था कि उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। रुद्र ने भी अमित को कॉल करके आने का बोला था, पर अमित ने काम का बहाना करके मना कर दिया था कि वे नहीं आ पाएगा। रुद्र ने उसे बता दिया था कि संजना उन लोगों के साथ फार्म हाउस आई हुई है। अमित ने रुद्र से बोला था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी संजना एक बार अमित से बात करना चाहती थी, लेकिन अमित उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी शान संजना के बगल में बैठते हुए बोलता है, ये मोबाइल रखो और चलो डिनर करो। डिनर अभी गर्म है, फिर ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। संजना बोलती है, शान, अमित मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। शान बोलता है, तुम्हारा पति एक नंबर का बेवकूफ़ है। संजना उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में मारते हुए बोलती है, चुप करो और खबरदार जो मेरे अमित को कुछ भी बोला तो। शान हंसते हुए बोलता है, तो और क्या बोलूं, बेवकूफ़ को अगर बेवकूफ़ न बोलूं तो? तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारा पति होता ना तो तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देता। और एक वे है जो यहाँ आया भी नहीं और अब तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और तुम बार बार उसे फ़ोन कर रही हो। उसे जाने दो और अपना डिनर खाओ, या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। संजना उसके हाथ से डिनर की प्लेट लेते हुए बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खा लूँगी। इतना बोलकर वे अपना डिनर खाने लगती है। शान भी मुस्कुराकर अपना डिनर करने लगता है। वहीं रुद्र और श्रेया एक दूसरे को प्यार से खिला रहे थे और श्लोक भी नैना को प्यार से खिला रहा था। पर आज एक बात अच्छी हुई कि नैना श्लोक को बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी, बल्कि वे भी उसके हाथ से प्यार से खा रही थी।
डिनर करने के बाद सभी लोग वहीं बैठे हुए थे और उनके सामने आग जल रहा था। श्रेया रुद्र से बोलती है, मुझे नहीं पता था रुद्र जी कि आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है। रुद्र मुस्कुराकर अपनी ही तारीफ करते हुए बोलता है, श्रेया, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अरे, मुझे तो एरोप्लेन भी उड़ाना आता है। श्रेया बोलती है, फिर से शुरू हो गए ना आप और आपकी बातें। श्रेया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुद्र बोलता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं पहले बाहर पढ़ने के लिए गया था ना, तो वहाँ मैं अपना खाना खुद ही बनाता था। वहीं पर मैंने खाना बनाना सीखा है। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था रुद्र जी। आप तो बेकार में बिजनेसमैन बन गए। अगर आप बिजनेसमैन की जगह शेफ बनते ना, तो आपका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलता। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका हाथ थाम लेता है और उसके गाल पर किस करके प्यार से बोलता है, खाना मैं बनाऊंगा, तुम जब भी बोलोगी तब बनाऊंगा, पर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगा और किसी के लिए नहीं। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है। वहीं सभी लोग उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। संजना भी श्रेया और रुद्र को देखकर अपने और अमित के बारे में सोच रही थी। आज तक अमित ने उससे कभी भी प्यार से बात नहीं किया था। जब से शादी हुई थी तब से वे सिर्फ काम में ही डूबा रहता था और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का ही बात करता था। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। शान भी संजना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। श्लोक नैना की तरफ देखकर बोलता है, चलिए नैना जी। पर नैना तो अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपना सर ऊपर करके बारिश में भीग रही थी। श्लोक नैना को देखने लगता है। नैना उस बारिश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं संजना भी थोड़ा भीग चुकी थी। वे अपने गीले बालों को झटकती है। उसके बाल उड़कर शान के चेहरे पर आ जाते हैं। शान अपने चेहरे से मुस्कुराते हुए संजना के बालों को हटाता है और फिर उसकी तरफ देखकर अपना मोबाइल सिस्टम ऑन करके गाना प्ले करता है। गाने के बोल सुनकर संजना शान की तरफ देखती है। शान अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देता है। संजना ना में सर हिलाकर ऊपर की तरफ चली जाती है। शान अपनी आंखें बंद कर लेता है और वापस जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने संजना खड़ी थी। शान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। संजना भी उसके सीने में अपना सर रख लेती है। शान फिर संजना के माथे पर किस करके उसे गोल घुमाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना बारिश में भीग चुकी थी और श्लोक प्यार से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। शान संजना का चेहरा अपने हाथ में थामकर उसके माथे पर किस कर लेता है। संजना भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नैना श्लोक की तरफ देखती है और जाने लगती है, पर बारिश के पानी के कारण उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वे गिरने लगती है। तभी श्लोक उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। नैना श्लोक की आंखों में देखने लगती है। श्लोक भी नैना की आंखों में देखकर खो जाता है। श्लोक अपने चेहरे को नैना के चेहरे के बेहद करीब ले जाता है और प्यार से उसके माथे पर किस करके उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, नैना, बहुत ही प्यार करने लगा हूँ मैं आपसे। आपको पता है, आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और अपने बिजनेस पर ही ध्यान देता था। पर जब पहली बार आपको देखा ना, तो मेरा दिल पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का था। आई लव यू सो मच नैना, आई लव यू सो मच। नैना श्लोक की आंखों में देखकर बोलती है, डर लगता है श्लोक, कहीं आपने मुझे धोखा दे दिया या छोड़कर चले गए। वे अभी अपनी बात पूरी कर पाती तभी श्लोक उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। नैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया शान के कंधे पर हाथ रखती है। शान अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया बोलती है, देवर जी, कहाँ खोए हुए हैं आप? आंखें बंद करके कब से मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या हुआ? शान अपने चारों तरफ देखता है। कुछ देर पहले वे अपने और संजना को लेकर सब इमेजिन कर रहा था। वे फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, कुछ नहीं भाभी। श्रेया बोलती है, जाकर अपने गीले बालों को पोंछ लीजिए वरना ठंड लग जाएगी, मैं चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर श्रेया किचन में चली जाती है। शान भी जी भाभी बोलकर अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। नैना श्लोक का हाथ पकड़कर फार्म हाउस के अंदर आती है। वे दोनों पूरी तरह से गीले हो चुके थे। श्रेया किचन से चाय बनाकर चाय का ट्रे लेकर बाहर आती है। तभी उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। श्रेया श्लोक और नैना से बोलती है, आप दोनों तो बहुत ही भीग गए हैं, जाइए जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैंने चाय बनाया है, चाय पी लीजिए। नैना बोलती है,
नहीं भाभी, हम सोने जा रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हमें चाय नहीं पीना है। इतना बोलकर वे श्लोक के साथ कमरे के अंदर चली जाती है। श्रेया उन दोनों को मुस्कुराकर जाते हुए देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। श्रेया फिर चाय की ट्रे लेकर शान के कमरे के अंदर जाती है। शान उस समय बेड पर लेटा हुआ मोबाइल में किसी की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहा था। श्रेया उसे मुस्कुराता हुआ देखकर ट्रे धीरे से टेबल पर रखती है और शान के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। शान श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, भाभी प्लीज मोबाइल मुझे वापस कीजिए। श्रेया हंसते हुए बोलती है, पहले मैं देख तो लूं कि मेरे देवर जी किसकी तस्वीर देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं। इतना बोलकर वे मोबाइल की तरफ देखती है। मोबाइल की गैलरी में संजना की तस्वीर थी और साथ में उसके कुछ वीडियोस भी थे जो शान ने चुपके से लिए थे। वे संजना की तस्वीर और वीडियो देखकर ही अपने आप को समझा लेता था। श्रेया संजना की फोटो और वीडियो को देखकर हैरानी से शान की तरफ देखती है। शान अपनी नजरें झुका लेता है। श्रेया उसके बगल में बैठते हुए बोलती है, शान आप संजना को पसंद करते हो क्या? शान श्रेया की तरफ देखकर बोलता है, नहीं भाभी, पसंद नहीं, प्यार करता हूँ। प्यार करने लगा हूँ आपकी दोस्त से और उसे देखना मुझे बहुत ही पसंद है। श्रेया बोलती है, पर शान आप जानते हैं ना कि संजना शादीशुदा है? शान बोलता है, तो क्या हो गया भाभी, वे शादीशुदा है तो मैं अपनी मर्यादा अच्छे से जानता हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे संजना को तकलीफ पहुँचे। मैं उसे प्यार करता हूँ और खुद को उसे प्यार करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। वे शादीशुदा है, ये बात भी मैं जानता हूँ, पर शादीशुदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार ना करूं। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है और पहली बार इस दिल को कोई लड़की अच्छी लगी है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके हाथ में चाय की कप देते हुए बोलती है, ठीक है शान जी, ये लीजिए चाय पी लीजिए, मैं रुद्र जी को भी चाय देने जा रही हूँ। शान अपना सर हाँ में हिला देता है। श्रेया फिर चाय की ट्रे लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना और श्लोक कमरे के अंदर आते हैं। श्लोक कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और नैना का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से लगा देता है। नैना उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। श्लोक उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लेता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वे भी आज श्लोक को रोक नहीं रही थी। श्लोक उसके चेहरे पर किस करने के बाद उसके कांपते होठों की तरफ देखता है। नैना भी उसे देख रही थी। श्लोक फिर अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्लोक नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों पर बड़ी ही शिद्दत से किस करने लगता है। नैना भी किस में उसका पूरा साथ दे रही थी। वे भी उसे किस करने लगती है। करीब 10 मिनट किस करने के बाद श्लोक नैना के होठों से अलग होता है। नैना लंबी सांसें ले रही थी। श्लोक फिर झुककर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके मुंह से सिसकियां निकल पड़ती है। वे श्लोक के पीठ पर अपने हाथ चलाने लगती है। श्लोक कुछ देर के बाद उससे अलग होता है और फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। नैना उसे मुस्कुराकर देख रही थी। श्लोक भी उसे देखते हुए अपना शर्ट निकालकर फेंक देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके पूरे शरीर पर किस करने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में डूबने लगे थे। आज दोनों एक होते जा रहे थे। अगला दिन सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। श्रेया मुस्कुराकर रुद्र से बोलती है, ये 2 दिन बहुत ही अच्छा लगा रुद्र जी। रुद्र प्यार से उसके गाल पर किस करके बोलता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो बोरिंग से बोरिंग जगह भी रोमांटिक लगने लगती है। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। वहीं नैना और श्लोक एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। शान कार स्टार्ट करता है और म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है जिसमें गाना बज रहा था। संजना गाना की लाइन सुनकर गुनगुनाने लगती है और साथ में बैठे बैठे डांस भी कर रही थी। शान उसके बगल में ही बैठा हुआ था और उसे एक टक देखे जा रहा था। तभी श्लोक शान के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मेरे भाई आगे देखकर गाड़ी चला वरना हम सब ऊपर पहुंच जाएंगे। शान श्लोक की बात सुनकर छिप जाता है और सामने की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, शान क्या कर रहा है, कंट्रोल कर। कुछ देर के बाद श्लोक का घर आ जाता है। श्लोक और नैना कार से उतरकर सबको बाय बोलकर अंदर चले जाते हैं। शान फिर कार स्टार्ट करके संजना के घर के पास रुकता है। संजना मुस्कुराकर श्रेया के गले लगती है और फिर रुद्र को बाय बोलती है। वे फिर शान की तरफ देखती है। शान भी उसे देख रहा था।
संजना उसे भी बाय बोलती है और अंदर चली जाती है। शान उसे जाते हुए देखकर लंबी सांस लेता है कि ये 2 दिन इतनी जल्दी क्यों गुजर गए। उसे संजना के साथ वक्त बिताना था। संजना को जाते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वे उसे रोक ले और अपनी बाहों में भर ले, पर वे ऐसा नहीं कर सकता था। शान संजना के घर की तरफ ही देख रहा था। तभी रुद्र उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर बोलता है, क्या हो गया? वे चली गई है अंदर, अब कार चलाएगा, हमें भी मेंशन पहुंचना है। शान रुद्र की बात सुनकर कार स्टार्ट करके मेंशन की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर में वे तीनों भी मेंशन पहुंच जाते हैं। रात का समय, रात को सभी साथ में डिनर कर रहे थे और श्रेया सभी को फार्म हाउस के बारे में बता रही थी। अवंतिका जी मुस्कुराकर बोलती है, चलो अच्छा है कि तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगा और तुम बच्चे 2 दिन वहां रुक भी गए। रुद्र बोलता है, हाँ माँ, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत ही एंजॉय किया, अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। अवंतिका बोलती है, ठीक है बेटा। ये बोलकर वे शान की तरफ देखती हैं। शान के सामने उसका खाना पड़ा हुआ था, पर वे खाना नहीं खा रहा था, बल्कि कुछ सोच रहा था। अवंतिका शान से बोलती है, शान, तेरे सोचने से खाना खुद ब खुद तेरे मुंह में जाने वाला नहीं है, तुझे उसे अपने हाथ से उठाकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा। शान अवंतिका की बात सुनकर अपनी होश में वापस आता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, सॉरी बड़ी माँ, पर मुझे भूख नहीं है। अवंतिका बोलती है, क्यों? आज तो तेरा फेवरेट खाना बना है ना, फिर भी तुझे भूख क्यों नहीं है? शान बोलता है, बस मन नहीं लग रहा है कहीं। श्रेया शान की बात सुनकर खुद में ही बोलती है, हाँ, मन कैसे लगेगा शान जी, आपका दिल संजना पर जो आ गया है, तभी तो आपकी भूख, प्यास और नींद सब कुछ उड़ चुकी है। पर आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये जानते हुए कि संजना किसी और की पत्नी है। काश आप इस बात को जल्दी समझ जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रात के 10 बजे संजना और अमित साथ में डिनर कर रहे थे। संजना अमित को फार्म हाउस के बारे में सब कुछ बता रही थी, पर अमित को उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपनी मोबाइल में ही लगा हुआ था। संजना उसे देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, अमित, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अमित बोलता है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने की। संजना बोलती है, मैं फालतू का बकवास करती हूँ क्या? अमित उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने डिनर का प्लेट उठाकर कमरे में चला जाता है। संजना कुछ देर के बाद सारा काम निपटाकर कमरे के अंदर आती है, पर वे कमरे के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। अंदर बेड पर नोटों की गड्डियां फैली हुई थी और उन नोटों के बीच में अमित लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। संजना अंदर जाकर उन नोटों के गड्डियों की तरफ देखकर बोलती है, अमित, तुम्हारे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अमित एक गड्डी उठाकर अपने होठों से चूमते हुए बोलता है, ये सब मेरे पैसे हैं। तुम फार्म हाउस की बहुत तारीफ करती हो ना, चिंता मत करो, उससे भी बड़ा मेंशन बनवाऊंगा मैं, देख लेना। संजना बोलती है, पर ये पैसे? अमित उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। संजना तुरंत उठकर बैठ जाती है और उन नोटों की गड्डियों को उठाकर देखने लगती है। अमित भी बैठते हुए बोलता है, तुम्हें पता है जान, जब रुद्र सर 2 दिन ऑफिस में नहीं थे ना, तो मैंने बहुत ही मेहनत किया। संजना बोलती है, मतलब? अमित बोलता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अकाउंट में घोटाला कर दिया और रुद्र सर मुझ पर बहुत ही यकीन करते हैं। उन्होंने चेक भी नहीं किया और देखो, इतने सारे पैसे मुझे मिल गए। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मतलब तुमने रुद्र सर के साथ धोखा किया है? अमित हंसते हुए बोलता है, छोड़ो ना यार, वैसे भी उस रुद्र के पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसों का समुद्र है समुद्र। अगर उसमें से मैंने कुछ पैसों की छींटे अपने नाम कर भी लिए, तो रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संजना उसकी ये बात सुनकर गुस्से में उठते हुए बोलती है, तुमने बहुत ही गलत किया अमित। रुद्र सर तुम पर इतना भरोसा करते हैं, पर तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। अभी के अभी ये पैसे सर को देकर आओ और उनसे माफी भी मांग लेना, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और तुम्हारी इस हरकत के कारण मेरा सर भी श्रेया के सामने झुक गया है। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, कम से कम श्रेया के बारे में तो सोचते, वे हमारी दोस्त है। जब उसे पता चलेगा तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। अमित उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं किसी को पैसे नहीं देने जाऊंगा और ना ही माफी मांगूंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। संजना गुस्से में अपना मोबाइल उठाकर बोलती है,
ठीक है, तो फिर मैं ही रुद्र सर को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। इतना बोलकर वे रुद्र का नंबर डायल करने लगती है। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे संजना के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वे फर्श पर गिर जाती है। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर भी गिर जाता है। संजना अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से अमित की तरफ देखने लगती है। अमित ने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अमित उसे देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कितना मुश्किल से मैंने इतने सारे पैसे लिए हैं और तू मेरा सारा प्लान खराब करने पर तुली हुई है। अपने काम से मतलब रख और दोबारा अगर मेरे मामले में दखल अंदाजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े होते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। मैं रुद्र सर को बताकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित गुस्से में अपना बेल्ट निकालने लगता है। संजना ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उससे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो अमित? अमित बोलता है, मैं अपने रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। जब से वहां से लौट कर आई है तब से बहुत बोल रही है। कितना मुश्किल से मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकती ना तो अपना मुंह बंद करके रख। संजना बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं रुद्र सर को सब बता दूंगी। अमित बोलता है, तो तब बताएगी ना जब मैं तुझे बताने दूंगा। इतना बोलकर वे संजना को बेल्ट से मारने लगता है। संजना की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, पर कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। संजना फर्श पर लेटी हुई रो रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। उसे बहुत ही बुरी तरह अमित ने मारा था। अमित आराम से सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। वे गुस्से में संजना की तरफ देखकर बोलता है, आज के बाद से तू इस घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही श्रेया से बात करेगी। तेरा मोबाइल अब मेरे पास रहेगा। अगर घर के बाहर कदम रखा ना तूने तो मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा। संजना उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अमित शराब की पूरी बोतल खाली कर देता है और फिर बेड पर आकर लेटकर नोटों की गड्डियों पर अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे पैसे, कितने मुश्किल से इतने सारे पैसे मिले हैं मुझे। मैं मेरे पैसे को खुद से दूर नहीं होने दूंगा कभी। अब तो धीरे धीरे मैं उस रुद्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब अपने नाम करवा लूंगा। मैं उससे भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सब बोलते हुए उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। संजना अमित की तरफ देखती है और वे फिर जल्दी से टेबल से मोबाइल उठाकर बाहर हॉल में आ जाती है। वे सोफे पर बैठकर शान को कॉल लगाती है। शान सो रहा था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। शान नींद में ही मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। संजना रोते हुए बोलती है, शान। शान संजना के रोने की आवाज सुनकर एक झटके से अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है और फिर धीरे से बोलता है, संजना क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? संजना बोलती है, शान आ जाओ। ये एक लाइन बोलकर संजना कॉल कट कर देती है। शान अपने मोबाइल की तरफ देखता है और फिर जल्दी से कार की चाबी उठाकर कमरे के बाहर चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद संजना के घर का बेल बजने लगता है। बेल की आवाज सुनकर संजना दरवाजे की तरफ देखती है। शान सिर्फ 10 मिनट में ही उसके घर पहुंच चुका था, जबकि रुद्र के मेंशन से संजना का घर 1 घंटा दूर था। संजना बेल की आवाज सुनकर तुरंत दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर शान खड़ा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कितने स्पीड में कार चलाया होगा। शान संजना को देखने लगता है। संजना के शरीर पर चोटों के निशान देखकर शान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वे संजना का चेहरा अपने हाथों में थामकर नम आंखों से बोलता है, संजना ये क्या हुआ, इतनी सारी चोट लगी, कैसे लगी है तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? किसने मारा है तुम्हें? बताओ मुझे। वादा करता हूँ उस इंसान की जान ले लूंगा मैं, जिसने भी मेरे संजना को तकलीफ पहुंचाई है। उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। संजना शान की बात सुनकर रोते हुए उसके गले लग जाती है। शान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शान की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। संजना के चोट देखकर शान के दिल में दर्द उठने लगता है। शान संजना का चेहरा अपने हाथों में थामकर उससे पूछता है, बताओ संजना, किसने मारा है तुम्हें? एक बार बस मुझे उसका नाम बता दो। संजना अपनी लड़खड़ाती जुबान से अमित का नाम लेकर शान की बाहों में बेहोश हो जाती है। शान ये देखकर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अपनी कार में ले जाकर अच्छे से लेटा देता है। उसके बाद वे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार अस्पताल की तरफ मोड़ देता है। उसे उस समय बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वे अमित की जान लेना चाहता था, पर उससे पहले संजना उसके लिए महत्वपूर्ण थी। शान बहुत ही तेजी से कार चला रहा था। कुछ ही मिनट में कार एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वे हॉस्पिटल रुद्र का था।
शान संजना को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल के अंदर लाता है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स शान को पहले से जानते थे। शान एक डॉक्टर को गुस्से में बोलता है, जल्द से जल्द इसका इलाज स्टार्ट करो। इसके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर शान का गुस्सा देखकर घबरा गए थे। वे जल्द से जल्द संजना को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट करते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। शान बाहर बेंच पर ही बैठा हुआ था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। करीब आधे घंटे के बाद उसका मोबाइल बजता है। शान मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है। उसे श्रेया कॉल कर रही थी। शान कॉल उठाकर हेलो बोलता है। श्रेया बोलती है, शान कहाँ हो आप? इतनी रात को कहाँ चले गए? आपके कमरे की लाइट ऑन थी। मैं आपके कमरे में गई तो देखी कि आप कमरे में नहीं हो। कहाँ हो आप? शान श्रेया को सारी बात बता देता है। श्रेया भी शान की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वे उसे आगे बोलती है, शान आप चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। संजना को कुछ नहीं होगा, वे ठीक हो जाएगी। शान बोलता है, ठीक है भाभी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। श्रेया फिर कॉल काटकर रुद्र को सब कुछ बताती है। कुछ देर के बाद रुद्र और श्रेया भी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वहीं डॉक्टर भी ऑपरेशन रूम के बाहर आते हैं। शान डॉक्टर को देखकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर शान को देखकर बोलता है, सर उन्हें बहुत ही मारा गया है। उनके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान हैं। वे जख्म भरने में समय लगेगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वे अभी भी बेहोश हैं। उन्हें कब तक होश आएगा ये हम नहीं बता सकते। डॉक्टर की बात सुनकर शान के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था। उसका मन कर रहा था कि वे अभी जाकर अमित को जान से मार दे, पर इस समय संजना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी। शान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वे तुरंत संजना के पास चला जाता है। संजना की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ महसूस हो रहा था। शान संजना के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर शान से बोलते हैं, सर आप बाहर जाइए, मैडम को आराम करने दीजिए। उन्हें आराम की बहुत ही ज़रूरत है। वे जितना आराम करेंगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। शान डॉक्टर की बात सुनकर संजना की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करके अपने होठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, डरना नहीं बेबी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और जिसने भी तुम्हें चोट पहुँचाई है ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस इंसान को बहुत ही बुरी मौत दूंगा। ये बोलकर वे संजना के माथे को चूम लेता है और फिर कमरे के बाहर चला जाता है। शान कमरे के बाहर आकर अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। शान पलटकर पीछे की तरफ देखता है। उसके सामने श्रेया और रुद्र खड़े थे। श्रेया बोलती है, शान संजना ठीक है ना? शान बोलता है, भाभी वे अंदर है, अभी बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ देर में होश आ जाएगा। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है भाभी। उस अमित के कारण संजना की ऐसी हालत हुई है। मैं उस अमित को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। रुद्र बोलता है, उस अमित के साथ क्या करना है वे मैंने सोच लिया है, तू चल मेरे साथ। और श्रेया तुम यहीं रुको संजना के पास, हम दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे। श्रेया रुद्र की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र शान को लेकर वहां से चला जाता है। श्रेया भी उसके जाने के बाद कमरे के अंदर संजना के पास चली जाती है। आधे घंटे के बाद एक अंधेरे कमरे में एक आदमी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उसे बुरी तरह से मारा जा रहा था। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही कमरे के चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। वे आदमी और कोई नहीं बल्कि संजना का पति अमित था। अमित को कुर्सियों से बांधा गया था और रुद्र के आदमी उसे मार रहे थे। रुद्र फिर अपने आदमियों को आंखों से इशारा करता है। रुद्र का इशारा पाते ही उसके आदमी साइड हट जाते हैं। रुद्र फिर गुस्से में अमित की तरफ देखता है। अमित रुद्र की आंखें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। रुद्र बोलता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे कंपनी में पैसों का घोटाला करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इसलिए इतने दिनों तक चुप था क्योंकि तू मेरी श्रेया की दोस्त संजना का पति था। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे ले लिया तो क्या हो गया, जाने देता हूँ, पर तूने जो आज अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है ना, ये तूने बहुत ही गलत किया। तुझे पता है संजना से मेरा भाई शान प्यार करने लगा है और तूने मेरे भाई के प्यार पर हाथ उठाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, संजना को चोट पहुंचाकर। शान रुद्र की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि उसने रुद्र को कभी नहीं बताया था कि वे संजना से प्यार करता है।
फिर रुद्र को कैसे पता चला ये बात? शान रुद्र को देख रहा था, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। शान फिर अपनी आंखें बंद करके समझ जाता है कि रुद्र से कोई बात छिप नहीं सकती। अमित रुद्र के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहें तो मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं संजना को तलाक दे दूंगा। आपका भाई फिर उससे शादी कर सकता है। मैं फिर दोबारा कभी भी संजना और शान की जिंदगी में कभी नहीं आऊँगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। रुद्र अपने आदमी से अमित की रस्सियाँ खोलने के लिए बोलता है। रुद्र के आदमी अमित की रस्सियाँ खोल देते हैं। रुद्र का एक बॉडीगार्ड जाकर अमित के सामने एक पेपर आगे बढ़ाकर बोलता है, साइन करो इस पर। अमित उस पेपर की तरफ देखता है। वे तलाक के पेपर थे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अब से अमित का संजना से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। संजना अब पूरी तरह से आजाद है। रुद्र गुस्से में बोलता है, जल्दी साइन कर इस पेपर पर। अमित रुद्र का गुस्सा देखकर बॉडीगार्ड से पेन लेकर तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है। बॉडीगार्ड फिर पेपर रुद्र को लाकर दे देते हैं। रुद्र शान की तरफ देखकर बोलता है, ये तेरा गुनहगार है, इसे जो सजा देना है तू दे सकता है। ये बोलकर रुद्र पेपर लेकर वहां से चला जाता है। शान गुस्से में अमित को देखने लगता है।